सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं के आर सिहाग, राजकीय महाविद्यालय भादरा, आपने जो NCERT सार संग्रह की सीरीज शुरू कर रखी है। आज बहुत ही बेसिक टॉपिक जहां से प्रशासनिक सेवाओं में भी पूछे जाते हैं, रीट की दृष्टि से अलग से मैंने इसकी तथ्य डाले हैं। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र और समानता। यहाँ लोकतंत्र को कम फोकस किया गया है, समानता पे ज़्यादा फोकस है। तो अपने मेन देखते हैं कि समानता लोकतंत्र का कैसे बुनियाद है। लोकतंत्र की जो अटालिका है वो समानता पे कैसे खड़ी है, इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है NCERT के क्लास 7 के लेसन नंबर 9 में। तो लोकतंत्र और समानता, सबसे पहली लाइन यही है कि लोकतंत्र है, उसका आधार क्या है? समानता। अठे लोकतंत्र की डेफिनेशन कौन देनी? बिसिले के कैर, लिको के कैर, जेफरसन के कह ए कौन देनी। यहाँ NCERT कहता है कि लोकतंत्र की बुनियाद है वो किस पे टिकी है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है समानता। इसीलिए लेसन का नाम रखा गया है लोकतंत्र और समानता। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ ही समानता है, आप यूं समझ सकते हैं। समानता का मतलब यहाँ समझाया गया है, और ये जो डेफिनेशन यहाँ समानता की दी गई है वो कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं। अगर आप राजनीति विज्ञान में आप कहीं ना थोड़ी मोटी रुचि रखते हैं तो साम्यवाद में कार्ल मार्क्स की ये परिभाषा समानता की दी गई है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। समानता वही है जब हम व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के आधार पर, आप स्टूडेंट हैं, आपकी आवश्यकताएं अलग हैं, आपकी क्षमताएं अलग हैं। आपके माता पिता, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। एक बुजुर्ग, उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं। एक महिला, उसकी आवश्यकता अलग है, एक महिला, उसकी क्षमता अलग है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, यहाँ जो समानता है वो टेंटिव समानता है, सब्सटेंटिव समानता है, तात्विक समानता है। और वो ही हमारे डेमोक्रेसी का बेस है, वो ही हमारे लोकतंत्र का आधार है, वो ही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। तो हम बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाए समान, और उसकी कैपेसिटी के आधार पर उसको काम का अवसर दिया जाए। जिस प्रकार की उसकी कैपेसिटी है तो उसके आधार पर उसको काम देना और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना, इट इज इक्वलिटी। समानता है वो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, और समानता की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं टिकी है कानून के शासन पर। रूल ऑफ लॉ, डायसी का रूल ऑफ लॉ, हमने विधि का शासन मैंने बता दिया आपको, इंग्लैंड से लिया है। रूल ऑफ लॉ क्या है इसको अलग से हम परिभाषित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का पद या दर्जा कुछ भी हो, लेकिन उस पर कानून समान रूप से लागू होता है। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी ऑफ लॉ, है ना। कानून की समता और कानून का इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो वर्ड हैं। तो दोनों हम अलग से वैसे मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, कानून की समता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सब समान है। कोई व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे चपरासी है, चाहे कितने अपना अपने फन्ने का समझे, कानून अगर वो अपराध करता है तो कानून उसके लिए समान रूप से लागू होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने USA से लिया है वो कहता है कि समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, यानी ये वाली बात अरस्तु के अनुसार भी ये बात कही गई है। हम देखते हैं कि कानून का जो शासन है वो हमारी समानता की क्या है? बुनियाद है। समानता की बुनियाद पूछे आपसे तो क्या है? कानून का शासन। और लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? समानता। तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र किसके ऊपर खड़ा है? अप्रत्यक्ष रूप से कानून पे। और आप इस चीज को आराम से देख भी सकते हैं मित्रों, दोस्तों। अगर कानून नहीं रहा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका मतलब यह है कि कानून खतरे में है, इसका मतलब हमारा संविधान खतरे में है। अगर हम बात करें लोकतंत्र के घटक कितने हैं, तो NCERT कहती है कि लोकतंत्र के 3 घटक हैं। पहला घटक है डेमोक्रेसी, कौन सी? राजनीतिक लोकतंत्र। इसका सीधा सा मिलाना आ सकता है आपस में। प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार हमारा कैसा लोकतंत्र का घटक है? राजनीतिक। आर्थिक लोकतंत्र कहता है व्यवसाय और उपयोग की समानता, स्वतंत्रता। सामाजिक लोकतंत्र कहता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। ज्यादा इस पर जिक्र नहीं करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए तीनों को मिलाना आ सकता है, आप याद करें। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार, यानी मत देने का अधिकार, दोनों आ जाएंगे। आर्थिक का मतलब है व्यवसाय और उपभोग की स्वतंत्रता, समानता। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब आर्टिकल 17 व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आर्टिकल 16। समानता और भारतीय संविधान, वैसे तो ये आर्टिकल हम मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे,
फिर भी एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी की क्लास 7 क्या कहती है, लेसन 9 क्या कहता है, वो हम देखते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें क्या क्या बातें की गई देखते हैं। यानी ये तो अलग अपने आप में मैंने फैक्ट डाला है। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि सरकार, यहाँ राज्य शब्द नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है कि सरकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बात हमारी कहाँ है, देखो आप हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(1) में आपको बताने हैं ये कौन से अनुच्छेद में है। वैसे मैंने लिख रखे हैं, दुकान, सिनेमाघर, होटल, सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़क, प्रवेश, इनके अंदर आप उपभोग या प्रवेश के लिए वंचित नहीं किए जा सकते, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कौन से आर्टिकल में है ये। सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन जिसको बोलते हैं अपने, उसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में आपको बताना है। यहाँ नागरिक शब्द है, इसका मतलब ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ अगली एनसीईआरटी में कहता है कि RRCSP, मैंने शॉर्ट लिखा है, R का मतलब है रिलीजन, R का मतलब है रेस, C का मतलब है कास्ट, S का मतलब है सेक्स, और उद्भव और प्लेस ऑफ ओरिजिन और निवास, ये 7 हमारे आर्टिकल 16(2) में बताए गए हैं। और IAS 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसका क्रम पूछा था बेटा कि आर्टिकल 16(2) का क्रम बताना था, है ना। तो ये क्रम है इसका RRCSP, RRCS उद्भव, प्लेस और निवास के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में आपको बताना है। अगला है सामाजिक भेदभाव में अस्पृश्यता का अंत, और इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है आर्टिकल 17 में। आपको बताना है कि ये दंडनीय अपराध के लिए हमने इस सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 उसको कब संशोधित किया और वर्तमान में इसका क्या नाम है। किसी भी ऐसी संस्था जो सरकारी है या सरकार से अनुदान लेती है, वहां आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें हम धर्म के आधार पर व्यक्ति के प्रवेश को निषेध नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 29 का भाग 2 है, 1 और 2 किस में कही गई आपको बतानी है, ये बात मैंने खाली छोड़ रखा है, एमसीक्यू के आधार पर बताना है। सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती, ये हमारी एनसीईआरटी कहती है। देखो कितनी बड़ी बात है सर, आपा यही पढ़ लिया है ना, पन्ना बदल बोकरा आपा मेन चीज नहीं पढ़ते अपने। सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती, ये बात हमारे अनुच्छेद 13(2) में कही गई है। इसका मतलब है कि हमारा जो समानता का अधिकार है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती केस 1973 में जो दी गई थी, उसका सबसे पहला अगर कहीं प्रयोग हुआ तो वो यही हुआ। पंथ निरपेक्षता अगला टॉपिक एनसीईआरटी में है, पंथ निरपेक्षता और समानता भी किस प्रकार से पंथ निरपेक्षता का जिक्र हमारे संविधान में है और उसको समानता के साथ कैसे जोड़ना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र और समानता। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, RAS में भी 2 नंबर का पूछा जाता है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। कई बार हम यूं मान के चलते हैं कि भारत का मतलब किस प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति समभाव, सद्भाव और समभाव 2 शब्द हैं। व्यक्ति को अपनी मतानुसार जीवन यापन करने का, किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को चुनने का और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में ये शामिल है बात, आर्टिकल 25 में आपको पता है। सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आपको बताना है ये बात हमारे कौन से आर्टिकल में कही गई है। आर्टिकल 29 का भाग 1 है या 2 मैं बता देता हूं, है तो 29 में। 29 के भी 2 भाग है, सब क्लोज 1 और 2। आपको सब क्लोज बताना है कौन सा है। धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक, यानी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे संविधान में 2 ही अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक और एक भाषाई। उनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने की छूट है, स्वतंत्रता है। बताना है ये आर्टिकल 30 के कौन से सब क्लोज में है, इसके भी 2 पार्ट हैं। अब नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके साथ समानता का हम पढ़ रहे हैं। समानता इसलिए संविधान में, समानता क्या है, लोकतंत्र की बुनियाद कैसी है, समानता का भारतीय संविधान में, भारतीय पंथ निरपेक्षता में कैसे संबंध है, उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व हमारे जो हमने आयरलैंड से लिए भाग 4 में 36 से 51 तक हैं, वहां समानता को कैसे जोड़ा गया है। यहाँ समानता का अर्थ यह है
कि संविधान द्वारा सरकार को निर्देश दिए गए हैं। यानी एनसीईआरटी ये कहती है कि व्हाट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। बेटा ये कहती है कि है क्या, नीति निर्देशक तत्व है क्या। इसकी डेफिनेशन वैसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 में, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा सरकार को दिया गया निर्देश है। यानी संविधान किसको निर्देश देता है, सरकार को। और यहां मेन उद्देश्य उसका है आर्थिक न्याय की स्थापना करना, यानी आर्थिक न्याय और अवसर की समानता को स्थापित करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। आर्थिक असमानता और प्रतिष्ठा और सुविधाओं का अनंत करना, आर्टिकल 38 कहता है हमारा कि सरकार यह प्रयास करेगी किसी भी व्यक्ति के पास आर्थिक असमानता या हमारे जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उनका ऐसा संकेंद्रण ना हो कि आर्थिक असमानता की खाई और बढ़े। तो सुविधाओं, प्रतिष्ठाओं, इनकी असमानताओं का अंत करना है। लास्ट में हम बहुत ये विवादित मुद्दा है आरक्षण और समानता। प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ से पर्सन 101% आता है। कई बार आप बस में बैठे हुआ, कोई महिला खड़ी हुई है, आप सीट कौन दिया, क्या समानता को अधिकार है, तो भी खड़ी है, मैं भी खड़ी हूँ, आप बात कौन करा, मैं समानता का मूल अर्थ क्या है। कई बार आप कहाँ आरक्षण दे लोग अपना बहुत अपना मतलब एक प्रकार जिदोरोस हो गए कह रहे आन मटो आरक्षण है तो नौकरी लग जाएगा। आरक्षण क्यों दिया गया? वैसे संविधान में मैं आपको बता दूं आरक्षण शब्द कहीं नहीं है। आरक्षण का अर्थ यह है कि वंचित और पिछड़े जो लोग हैं, जो हमारी मुख्य धारा से वंचित रह गए, किसी प्रकार से पिछड़ गए, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो हम विशेष अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए संविधान में लिखा है विशेष अवसर। जो विशेष अवसर उनको उपलब्ध कराए जाते हैं वो ही है हमारे आरक्षण। यानी एक प्रकार से बात करें तो सामान्य सी बात ऐसे लगती है कि ये जो वैसे समानता का अर्थ होता है विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन संविधान क्या कहता है कि वंचित और पिछड़े लोग हैं उनको विकास धारा में शामिल करने के लिए विशेष अवसर देना। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समानता का विरोधी तत्व है, बाकी है नहीं। यानी वंचित और पिछड़े लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो विशेष अवसर देते हैं। अब ये पिछड़े और वंचित वर्ग कौन है? ये है महिला, ये है हमारी ओबीसी, एससी, एसटी, ये है हमारे विशेष योग्य जन यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड और जो भी हैं। यहाँ एक बात और कही गई है कि लोक कल्याण क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी हम आर्टिकल 38 में करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा पूछ सकता है, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है कि लाभ है वो अति जरूरतमंद तक पहुंचे, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू लिस्ट कंडीशन। यानी अपन वो एक बात ध्यान रखनी है कि उस व्यक्ति को अधिक लाभ हो जो समाज में निम्न स्थिति में जी रहा है। अरे जो को पहले अच्छी कंडीशन घोड़ा गाड़ी बंगला है बान लाभ देना उनके फायदे है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी ओबीसी है उसमें क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की धारणा अवगत हुई इंदिरा साहिनी केस में। लोक कल्याण है उसका अर्थ है लाभ अति जरूरतमंद तक पहुंचे। में थोड़ा सा प्रश्न थाने पूछने का प्रयास करिए। प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार आपको मिलान करना है, वहां से व्यवसाय के उपभोग और उपभोग की स्वतंत्रता का मिलान करना है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का मिलान करना है। दो यहाँ एनसीईआरटी में शब्दावली दी गई है कि जनहित याचिका क्या है। मैंने आपको बता दी यूएसए से ली गई है जनहित याचिका। जनहित याचिका का अर्थ है आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, जनता के हित के लिए अगर कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो वो कहलाती है जनहित याचिका। इसके जनक भारत में है पीएन भगवती। एसआई जो पिछली एसआई की भर्ती है पीएसआई की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, आप देख लेना पुराना पेपर। दूसरा ये जो प्रश्न है वो आरएस 2013 में पूछा गया था। समतामूलक और न्यायप्रिय समाज क्या है? एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में शब्दावली में लिखा गया है वह समाज जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता पर आधारित हो, समतामूलक समाज कहलाता है। उम्मीद करता हूं मैं और बीआर सर जो प्रयास कर रहे हैं उनसे आप लाभान्वित हो रहे हों। मन ध्यान है वीडियो थे बहुत देखो, मजाक आ रहा, कॉमेडी आ रहा, देखता जोर को नहीं आवे, लेकिन जगह पढ़ाई वाला वीडियो है मान देखता जोर आवे। इंगे लिए इमाम व्यू और लाइक्स कम हुए। अगर अठे कोई थोड़ी सी मजाक कर तो या आधा कपड़ा पहन के डांस कर तो बिन लाइक भी करता, बिना व्यू भी बढ़ाता। और अठे अंधेरे में या धूप में या पसीनों बांध ला रहे, कोई मेहनत करने ला रहे, बिन आपा एक लाइक की जगह डिसलाइक कर दें तो जोर थाने तो को नहीं आए, लेकिन जो पढ़ाने वाला है उसका मनोबल गिर जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो घर वालों ने आपकी उम्मीदों के सपने संजो रखे हैं, आप
उनको पूरा करने के लिए इस लॉकडाउन में ऑफलाइन तो नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम घर बैठे लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन तो पढ़ें। प्रशासन का भी सहयोग करें। आपके जो साथी हैं सर, कितना अच्छा आपको हर जिला दर्शन वो करा रहे हैं, इतिहास वो करा रहे हैं, ज्योग्राफी वो करा रहे हैं। मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ, उनके उम्मीदों का निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बस बैठे बैठे उसको एक व्यू नहीं कर सकते, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो रुकी हुई पढ़ाई है उसको स्टार्ट करने के लिए हमारा जो ऑनलाइन प्रयास है उसमें सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।